आज बिस्तर पर लेटने के बाद दिल की हालत ही अजीब थी। एक ऐसी बेकली, एक ऐसा एहसास दिलो दिमाग को गिरफ्त में लिए हुए था जो इससे पहले कभी ज़हन तक नहीं पहुंचा था। एक तस्वीर आंखों में रक्सां थी, घनी पलकें, दूध जैसा सफ़ेद चेहरा, आसमान से उतरी हुई हूर मालूम होती थी। गोहर, हाँ वो गोहर ही थी, जिसने एक लम्हे में मेरे दिल की गहराइयों का सफर तय कर लिया था। हालांकि अपने बारे में सोचकर हंसी आती थी। क्या था मेरी जिंदगी में, क्या था मेरा माजी। आज भी चंद पैसे जो मेरी वजह से नहीं आए थे, आ गए थे तो मैं भी अपने आप को बाइज्जत और मोतबर समझने लगा था। वरना भैंस की चाकरी और फजल खान का डंडा आज भी अपने बदन पर चिपका हुआ महसूस होता था। मेरी समझ में नहीं आता था कि इंसान अपने माहौल में अपनी जाए पैदाइश अपने लवाहिकीन के मुताबिक ही क्यों नहीं रहता। उसके जहन की वुसअतें उसे अपने आप से फरार होने पर क्यों मजबूर करती हैं। वो अपने आप से ज्यादा क्यों चाहता है। ये समझने वाली बात थी। सोचों की ये रात खासी तवील रही। फिर नींद ने सारे मसाइल हल कर दिए। ख्वाबों में गोहर को देखा। वो मेरी जानिब ही मुतवज्जा नजर आ रही थी। दूसरी सुबह हो गई। मामूल के मुताबिक थी। हिकमत तो यहाँ आने के बाद बहुत ही खुश था। वो कहने लगा, जरा जाना है तुम्हें, कोई खास काम तो नहीं है? कहाँ जाना है? बस यार जरा कुछ जाती मामलात हैं। अच्छा, तो तुम्हारे भी जाती मामलात हैं? मैंने कहा और हिकमत हंसने लगा। फिर बोला, थोड़े बहुत तो होने चाहिए। हाँ सॉरी हिकमत, बस यूं ही सवाल कर बैठा था। वो चंद लम्हात सोचता रहा, फिर उसने कहा, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए नादिर कि मैंने ऐसे अल्फाज मुंह से अदा किए। अबे सोच में कोई तब्दीली हो गई क्या? नहीं, शर्मिंदगी हो रही है। क्यों? इसलिए कि तुमसे भी कोई बात छुपाई जा सकती है, लेकिन यार कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिन्हें मजबूरन छुपाना पड़ जाता है। तो अब परेशान क्यों हो भाई? जहां जाना चाहते हो जाओ, मैं जरा घर की देखभाल करता हूँ। घर खासा गंदा हो रहा है, थोड़ी बहुत सफाई कर डाली जाए, क्या ख्याल है? हिकमत ने मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सोच में डूबा रहा, फिर बोला, मैं पुराने महल्ले जा रहा हूँ। तो जाओ ना यार, तुम तो ख्वामखा संजीदा हो गए। नहीं, ख्वामखा संजीदा नहीं हुआ। असल में मेरा तुम्हारा मामला इस हद तक पहुंच चुका है कि अब अगर कोई बात मैं अपने आप तक रखता हूं तो ठीक है। उसे अपने आप तक रखना बेशक जरूरी है, लेकिन जमीर गवारा नहीं करता। बैठो, बैठ जाओ, बैठो। मैंने उसे इशारा करके कहा और वो बैठ गया। अब शराफत के साथ ये बताओ कि कहाँ जा रहे थे? ख्वामखा संजीदा हुए जा रहे हो? कहाँ जा रहे थे? पुराने मोहल्ले। किसके पास? खाला रुकैया के पास। वो क्यों? एक लंबी कहानी है, तो वो भी सुना दो। खाला रुकैया बहुत अच्छी खातून है। मैंने अपना घर छोड़ा, यहाँ आकर आबाद हुआ। यकीन करो नादिर, बड़ी तन्हाई महसूस होती थी। रोना आता था मुझे अपने आप पर। कोई मेरा पुरसाने हाल नहीं था। जिधर भी निगाह उठाकर देखता तन्हाई नजर आती। ऐसे में खाला रुकैया ने मुझे वो सहारा दिया कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल माँ जैसी मोहब्बत दे दी उन्होंने मुझे। हालांकि मैं उनसे खासा दूर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने जब भी अपने आप को मुझसे जाहिर किया, या यूं समझ लो कि मुझे माँ की कमी का एहसास नहीं होने दिया। शायद इसलिए कि उनकी अपनी कहानी भी अजीब है। वो क्या? बेटा था बस उनका एक। यहाँ से कुछ फासले पर एक आबादी है, वहाँ एक टेक्सटाइल मिल में काम करता था। रोजाना घर नहीं आ सकता था, वहीं रहता भी था और वहीं से उसको थोड़े बहुत पैसे भी भेज दिया करता था। लेकिन फिर बेचारा मिल ही में एक हादसे का शिकार हो गया और मर गया। खाला रुकैया की दुनिया वीरान हो गई। अब उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। अरसे तक पागलों की तरह जिंदगी बसर करती रहीं। अस्पताल में भी रहीं, भी फिर बेचारी ठीक हो गई। जिंदगी जब तक कायम रहती है उसे गुजारने का कोई ना कोई हल निकल ही आता है। जीने लगी बेचारी दूसरों के दरमियान, अपनी छोटी सी खोली में तन्हा रहती हैं। जरिया आमदन कुछ भी नहीं था। एक जमाने में फाका कशी का शिकार हो गई थी, लेकिन इतनी थी कि किसी से कुछ नहीं लेती थी। ना जाने कैसे कैसे जतन करके लोग उन्हें खिला पिला दिया करते थे। उनका अंदाज ऐसा है कि उनके अपने पास जो कुछ होता है वो तो सबको देने पर आमादा रहती हैं, किसी से कुछ लेने की रवादार नहीं। मैंने इस सूरत हाल को महसूस किया और उसके बाद ना जाने क्या क्या जतन करता रहा। जिस टेक्सटाइल मिल में उनका बेटा हलाक हुआ था, उसके मालिकान एक फूटी कोड़ी को भी देने को तैयार नहीं थे। एक गरीब इंसान तो वकील भी नहीं कर सकता ना, वरना अगर खाला रुकैया कोशिश करती तो कुछ ना कुछ वहां से ले ही सकती थी। लेकिन उनका कौन पुरसाने हाल था। फिर जब मुझे ये तमाम तफसीलात मालूम हुई तो मैंने चालें चलीं, खतो किताबत की और टेक्सटाइल मिल की जानिब से खाला रुकैया को कुछ रकम महाना की फराहमी शुरू कर दी। गुड, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैंने कहा।
लेकिन वो रकम टेक्सटाइल मिल वाले नहीं देते। उसने आहिस्ता से कहा और मैं चौंक कर उसको देखने लगा। क्या मतलब हिकमत? यार मैं बस खुद ही मनी ऑर्डर कर दिया करता था टेक्सटाइल मिल वालों की तरफ से। उन कमबख्तों ने तो मुझे डांट कर भगा दिया था और कहा था कि वो ऐसी कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं कर सकते। ओ मेरे खुदा, मैंने ठंडी आह भर कर कहा। बस ये है खाला रुकैया की कहानी। आज मैं उनके पैसे देने जा रहा था क्योंकि मैंने इस सिलसिले में भाग दौड़ की थी उनकी अपनी दानिश में, इसलिए ही मैं ये सारा काम करता रहा हूँ। मनी ऑर्डर का सिलसिला भी मैंने बंद करवा दिया और खाला रुकैया से यही कहा कि मैं खुद जाकर पैसे वसूल कर लेता हूँ, वरना मनी ऑर्डर तो महीने महीने लेट हो जाते हैं। आखिर उनके अपने भी अखराजात हैं। तो मैं जनाब ये थोड़ी सी रकम उन्हें दे आता हूँ। और इस वक्त मैं इसी चक्कर में जा रहा था। मैं अजीब सी निगाहों से उस शख्स को देखने लगा। ये जेब कतरा था, मुआशरे का बहुत बुरा इंसान। लेकिन इसके दिल में क्या था, इसका इजहार दो दफा मुझ पर हो चुका था। जेब काटी थी उसने मौलवी साहब की और वो अपाहिज हो गए थे। उस वक्त से आज तक वो मौलवी साहब की कफालत कर रहा था। कोई और भी है जिसे ये इस अंदाज में रकम देता है, और इसके अलावा उसे अपने घर भी अखराजात भेजना पड़ते होंगे। बहनों की शादी का मामला है। ये सारे बोझ, ये सारे गम, ये हिकमत अपने दिल में उठाए हुए है। ये तो चंद दिनों की बात है कि ये मेरे साथ मुंसलिक हुआ और हमने उस बदबख्त मूंगा की वजह से रेस में अच्छी खासी दौलत जीत ली, जिससे हमारे अखराजात बड़े शहाना अंदाज में चल सकते थे। रकम बैंकों में जमा हो गई थी और दौलत अब हमारे लिए कोई मसला नहीं रही थी। हर तरह से हम उसे हासिल कर सकते थे। लेकिन बहरहाल इन तमाम बातों के बावजूद हिकमत की अजमत से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं था। हिकमत मेरी सूरत देखता रहा, फिर बोला, चलना चाहोगे? एक मिनट हिकमत, मेरे जहन में कुछ और हिकमत आ रही है। क्या? वो हंसकर बोला। खाला रुकैया की वो खोली उनकी अपनी है? हाँ। क्या वो खोली किराए पर चढ़ जाएगी? बहुत आसानी से, 1 घंटे में खाली खोली किराए पे चढ़ जाती है। बहुत से लेने वाले हैं। हिकमत, मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे पास कितना अच्छा घर है और तनहा है। तो फिर? हिकमत हैरत से बोला। अगर इस घर में खाला रुकैया आकर आबाद हो जाएं तो क्या हर्ज है? हैं? हिकमत की आंखें हैरत से फैल गईं। रौनक भी रहेगी घर पर, भरापुरा भी रहेगा, एक निगरान खातून भी रहेंगी, हमारे छोटे मोटे काम भी कर दिया करेंगी, खाना वाना आखिर वो खुद ही पकाती है ना। कई बार कोशिशें कर चुकी हैं कि घरों में काम करने की नौकरी मिल जाए, लेकिन कुर्बो जवार में कोई ऐसी जगह तो है ही नहीं। एक आध मर्तबा किसी के घर काम करने गई थी, फासला बहुत ज्यादा था, थक जाती थी। लेकिन अब तक इसी कोशिश में लगी हुई हैं कि अगर किसी के घर में नौकरी मिल जाए तो उसका काम भी चल जाए। यार पहले क्यों नहीं कहा था? ये घर कौन सा हमारे बाप का है, बस तकदीर ने दे दिया तो ठीक है। ये तकदीर की मेहरबानी है। अगर इस घर में खाला रुकैया भी आकर आबाद हो जाएंगी तो क्या हर्ज है? अगर तुम बुरा ना महसूस करो तो ऐसा कर लो, हिकमत ने कहा। तैयार हो जाएंगी? क्यों नहीं तैयार हो जाएंगी। बस तो फिर तुम तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूं यार। मैं कपड़े बदल लूं? बदल लो। थोड़ी देर के बाद हम पुराने मोहल्ले की जानिब जा रहे थे और थोड़ा सा फासला तय करने के बाद वहां पहुंच गए। फिर खाला रुकैया की खोली के दरवाजे पर दस्तक दी तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया। हम दोनों को देखकर बड़ी खुश हुई, कहने लगी, आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे हाँ हिकमत, तुम मिल में गए थे? गया था खाला। भला ये कैसे हो सकता है कि मैं मिल में ना जाऊं? मैं तो बड़ी परेशान थी हिकमत। क्यों? पैसे बिल्कुल खत्म हो गए हैं और तुम यहां से चले गए हो। मैं ये सोच रही थी कि अब मेरा ये काम कौन करेगा। किसी और को तो इस बारे में मालूम भी नहीं है। लो खाला, क्या आपने ये सोच लिया था कि मैं इतना कमीना हूं कि आपको भूल जाऊंगा? नहीं बेटा, खुदा की ज़ात से ये उम्मीद तो नहीं थी कि तुम जैसा इंसान मुझे भुला दे। लेकिन बस बेटा, दिल में वसवसे तो आते हैं। नहीं खाला रुकैया, मैं गया था और आपके पैसे ले आया हूँ। इसके अलावा ये नादिर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ बेटा, कहो। खाला रुकैया ने हिकमत के दिए हुए नोट संभाल कर दुपट्टे के पल्लू में बांधते हुए कहा। वो खाला रुकैया, आपने हमसे ये नहीं पूछा कि हम लोग कहाँ चले गए, क्यों चले गए? क्या पूछा आपने? मैंने कहा और खाला रुकैया मुझे देखने लगी, फिर बोली, बेटे बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं कुछ कहूँ तो? नहीं खाला रुकैया, बुरा नहीं मानेंगे। देखो, हर इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। मेरा तुम लोगों पर कोई हक नहीं था। भला मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी के बारे में कोई सवाल क्यों करूं? यकीनन यहाँ से कोई अच्छी जगह होगी। जैसे कि हिकमत ने मुझे बताया था, तुम लोग वहां चले गए। दिल तो चाहा था कि तुमसे तुम्हारे घर के बारे में पूछूं, लेकिन बस हिम्मत नहीं पड़ी। चलिए ठीक है खाला रुकैया, इसलिए आपकी हिम्मत नहीं पड़ी कि
आप हिकमत को तो जानती हैं, मुझे नहीं जानती थी। बुरा ना मानो तो यही बात थी। खैर छोड़िए खाला रुकैया, एक दरखास्त करने आए हैं हम आपसे। हाँ हाँ करो। खाला रुकैया, हमने एक घर खरीदा है। अल्लाह मुबारक करे, माबूद करीम बरतना नसीब करे। शादी कर रहे हो या कर ली है? बीवी बच्चे कहीं बाहर हैं? ना शादी कर रहे हैं, ना कर ली है, और ना बीवी बच्चे बाहर हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा। तो फिर? वो एक खाली घर है। अच्छा अच्छा, शादी नहीं हुई होगी ना अभी? जी खाला, अभी नहीं हुई। खैर छोड़ो फिर। खाला, हम आपको वहां ले जाना चाहते हैं। मुझे? हाँ खाला, दो बेटों की माँ बनाकर हम आपको वहां ले जाना चाहते हैं। एक बेटे का नाम हिकमत है और दूसरे का नादिर। खाला रुकैया चौंक कर मेरी शक्ल देखने लगी। फिर उन्होंने हिकमत को देखा और ना जाने कहां से उनकी आंखों में आंसुओं की नमी दर आई। शायद उन्हें अपना बेटा याद आ गया था। डुबडुबाई आंखों से हमें देखती नहीं, फिर बोली, क्यों ले जाना चाहते हो मुझे वहां? खाला, हमें आपकी जरूरत है। मुझे जानते हो, मैं तो नाकारा और बेकार सी औरत हूँ। मेरी किसी को क्या जरूरत हो सकती है? नहीं खाला, हमें आपकी सरपरस्ती की जरूरत है। बेटे, मुझे वो मुकाम दे रहे हो जो किस्से कहानियों में तो मिल जाता है, हकीकी जिंदगी में कहीं नहीं होता। हम उस मुकाम को हकीकी जिंदगी में लाना चाहते हैं खाला। मगर मगर मैं नहीं खाला, आप इनकार नहीं करेंगी। बड़ी उम्मीद, बड़ी आस लेकर आपके पास आए हैं। मगर बात तो सुनो, मैं कैसे रहूंगी वहां, हमारी माँ बनकर? वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन बेटा, मुझसे कोई गलती हो गई तो कल फिर तुम मुझे वहां से निकाल दोगे। बिल्कुल नहीं खाला। और फिर यहाँ सब मेरी जानने वालियां हैं, बातचीत में अच्छा वक्त गुजर जाता है। हाँ, ये तकलीफ तो होगी आपको खाला, लेकिन आपका जब दिल चाहे यहाँ आ सकती हैं, सबसे मिल सकती हैं। वैसे जिसको चाहे अपने पास बुला सकती हैं। वहां घर के मालिक की हैसियत से रहेंगी आप। बेटा, क्या कह रहे हो? मुझे कम से कम समझा तो दो। अगर इसमें समझाने वाली कोई बात हो खाला रुकैया, तो मैं जरूर आपको समझा दूंगा, मैंने कहा। नादिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खाला, आपको वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारा वादा है आपसे। रुकैया रोने लगी, बहुत देर तक रोती रही, फिर बोली, क्या तुम लोग संजीदा हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। बिल्कुल संजीदा हैं खाला, और अगर आप हमारी संजीदगी का अंदाजा लगाना चाहती हैं तो फिर हमें कुछ इजाजत दें। कैसी इजाजत? खाला ने सवाल किया, और उसके बाद हिकमत ने मुझे इशारा कर दिया। हम दोनों उठे और उसके बाद खाला रुकैया के अंदर के कमरे में घुस गए, और उसके बाद हमने उनके सामान की पोटलियां बांधना शुरू कर दी थी। कुछ लम्हे तक तो वो बाहर ही रहीं, और उसके बाद अंदर आ गईं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? डाका डाल रहे हैं खाला रुकैया, आपके माल पर डाका। वो हंसने लगी, फिर बोली, अरे बेटा, मुझे बताओ तो सही, क्या कर रहे हो? सामान बांध रहे हैं आपका, आप भी हमारी मदद कीजिए। मगर सुनो तो सही। सुनो तो सही, क्यों बांध रहे हो मेरा सामान? ले जा रहे हैं आपको। अभी? हाँ। वो देखो। कुछ नहीं खाला रुकैया, बस अब हमारे जज्बात बेकाबू हो चुके हैं। वो खामोश हो गईं और हमारी कार्रवाई देखती रहीं। जो कुछ भी टीन, डब्बे, लोटा नजर आया, सब हमने बांध लिया, और उसके बाद उसकी गठड़ियां तैयार कर दी। खाला रुकैया बेबसी से हमें देख रही थी। फिर उन्होंने कहा, मगर मेरे घर का क्या होगा? अभी तो ताला लगा देंगे, बाद में आप इसे किसी को किराए पर दे दीजिए। पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। जब पता लगना होगा लग जाएगा रुकैया खाला, इस वक्त तो आप खामोश ही रहिए। ये थोड़ी देर के बाद हम उन्हें टैक्सी में बिठाकर अपने घर की जानिब ले चले, और फिर अपने घर पहुंच गए। खाला रुकैया फटी फटी आंखों से हमारे उस खूबसूरत मकान को देख रही थी। उन्होंने कहा, ये तुम्हारा घर है? हमारा नहीं, अब ये आपका घर है। खाला रुकैया एक एक चीज को गौर से देख रही थी। अच्छा खासा सामान खरीद लिया था हमने, और पूरा घर डेकोरेट कर लिया था। इस वक्त उसे एक उम्दा मकान की हैसियत दी जा सकती थी। खाला रुकैया को उनका कमरा दिखाया गया। हमने उनका सामान वहां पर खोल दिया तो वो हंसकर बोली, कैसी शर्म आ रही है मुझे, ये अपने मैले कुचैले कपड़े देखकर। बेटा, मैं यहाँ कैसे रह सकूंगी? खाला रुकैया, अब आप ये समझ लीजिए कि आपने अपने बेटों का घर संभाल लिया है। माएँ बेटों के घर को जिस तरह संभालती हैं, आप उस तरह इस घर को संभालिए। हमें खाना पका कर दीजिए, हमारे घर की सफाई सुथराई कीजिए, और उसके बाद उसके बाद क्या? खाला रुकैया ने कहा, नादिर की शादी कर दीजिए। हिकमत बोला और मैं हंस पड़ा। वाह बेटा, अपनी शादी के बारे में तेरा क्या ख्याल है? यार बस जबान ना खुलवाओ। क्यों? इसमें जबान ना खोलने की क्या बात है? खाला रुकैया, ये सब कुछ जो है ना, ये इस नादिर के बच्चे का है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। देखा आपने खाला रुकैया, लोग किस तरह अपने आप को एक लम्हे में अलग करके खड़े हो जाते हैं।
जबकि मेरे दिल के किसी गोशे में कभी ऐसी कोई बात नहीं आई। बेटा, तुम दोनों ही अजीब हो। अभी मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं कहूंगी। जब तुम्हें ठीक से जान जाऊंगी, तब फिर तुम्हारे बारे में अपनी जबान खोलूंगी। चलिए ठीक है, ये तय रहा, आप हमें जानने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद खाला रुकैया के साथ वाकई इतना लुत्फ आया कि हमें ये एहसास होने लगा कि हमारा अपना भी वाकई कोई घर है, कोई अपना है इस घर में। खाला रुकैया अब एक एक चीज को गौर से देख रही थी। फिर उन्होंने कहा, देखो बेटा, मुझे ये सारी चीजें संभालना तो नहीं आती, लेकिन अगर तुम इजाजत दोगे तो इनकी झाड़ पोंछ कर दिया करूंगी। खाला रुकैया, ये सब कुछ आपका है। बावर्ची खाना देख लीजिए, इसमें जो कुछ भी आपको चाहिए या कुछ भी तब्दीली करनी हो तो हमें बता दीजिए। खाला रुकैया को एक एक जगह दिखा दी गई और उसके बाद तमाम मामलात उनके सुपुर्द कर दिए गए। 4-5 दिन बड़े पुरकैफ गुजर गए और मज़ा आता रहा। पक्का पकाया खाना मिलता, घर की सफाई खाला रुकैया कर लिया करती। अब पूरे घर को उन्होंने अपने घर की तरह संभालना शुरू कर दिया था। एक बार भी कहीं जाने की बात नहीं की थी और बहुत खुश नजर आ रही थी। फिर एक दिन हिकमत ने मुझसे कहा, नादिर, कुछ दिन के लिए इजाजत चाहूंगा। कहाँ जाना है? गांव जाऊंगा अपने। ओहो, अच्छा। हाँ, वहां जाना बेहद जरूरी है। वैसे भी काफी दिन से गया नहीं हूँ। अच्छा, तो कब जा रहे हो? बस अगर तुम इजाजत दोगे तो आज शाम तक ही चला जाऊंगा। कैसे जाते हो? कोच चलती है, आराम से मिल जाती है, दिन भर चलती रहती है। इस बार तुम हो आओ, दोबारा तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। जरूर, हिकमत ने कहा। तो फिर शाम को किस वक्त निकलोगे? मेरा ख्याल है जल्दी निकल जाऊंगा, ताकि पहुंचने में ज्यादा रात ना हो जाए। जल्दी से तुम्हारी क्या मुराद है? 4-5 बजे। वैसे बसें कितने बजे तक जाती हैं? बसें तो 11 बजे तक जाती हैं, आखिरी बस शायद 11 बजे चलती है। तो फिर ऐसा करना, 6 बजे निकलना यहाँ से। चलो ठीक है, 6 बजे निकल जाऊंगा। वो जरा बाजार जाना चाहता हूँ। चले जाओ, मैंने कहा और हिकमत थोड़ी देर के बाद बाहर निकल गया। मुझे इल्म था कि उसके पास भी अच्छे खासे पैसे हैं और वैसे भी उसने जिस दिन से मेरा साथ पकड़ा था, जेब तराशी खत्म कर दी थी। लेकिन उसके जाने के बाद मैं भी निकल खड़ा हुआ। मुझे उसके अहले खानदान के बारे में तमाम तफसीलात मालूम थी। चुनाचे एक पुररौनक बाजार के एक बड़े स्टोर से मैंने बहुत सारे लिबास और ऐसी दूसरी बहुत सी अशिया खरीदी जो उसके खानदान के लिए तोहफे के तौर पर दी जा सकती थी। खासी कीमती अशिया थी, लिबास वगैरह भी बहुत काफी थे। उन सब के पैकेट बनवा कर मैं आ गया और फिर मैंने उन तमाम चीजों को एक बड़े शॉपिंग बैग में पैक कर दिया। हिकमत भी वापस आया तो उसके पास एक थैला था। उसने वो थैला रख दिया और अपने लिए तैयारियां करने लगा। मैंने अपना शॉपिंग बैग उसके हवाले करते हुए कहा, दोनों बहनों के लिए और माँ बाप के लिए मैं भी कुछ खरीद कर लाया हूँ। हिकमत, ये तुम्हें अपने साथ ले जाना है। अरे, ये इतना सारा? फजूल बातों से गुरेज करो। मगर नादिर, फिर वही, मैंने कहा और हिकमत हंसने लगा। क्या क्या खरीद लाए हो? तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, समझे? हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। शाम को 6 बजे हिकमत चला गया। मैं और खाला रुकैया घर में रह गए थे। हम दोनों आपस में बातें करते रहे। खाला रुकैया मुझे अपने पुराने मोहल्ले की कहानी सुना रही थी। फिर उन्होंने अपने बेटे के बारे में भी तफसीलात बताई और मैं उनसे हमदर्दी से बातें करता रहा। रात को हम सो गए। दूसरी सुबह ना जाने क्यों मेरे दिल में गोहर का ख्याल आया। वैसे तो हर रात ही उसकी याद में बसर होती थी, लेकिन मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी कि मैं दोबारा वहां जाकर गोहर का नज़ारा कर सकूं। लेकिन आज न जाने क्यों दिल मचल गया था। चुनाचे मैंने तैयारियां की और उसके बाद चल पड़ा। मौलाना विसालुद्दीन की रिहाइशगाह पर पहुंचने के बाद उनके घर के दरवाजे पर दस्तक दी और कुछ लम्हों के बाद दरवाजा खुल गया। गोहर और उसका चेहरा आंसुओं से तर था। बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक अजीब सी मुर्दनी छाई हुई थी। मैं उसे देखकर चौंक पड़ा। उसने भी शायद एक निगाह ही में मुझे पहचान लिया था। पहचानने के बाद उसने मुझे सलाम किया, फिर हिचकिचाती हुई बोली, अंदर आ जाएं। उसने मेरे अकब में देखने की कोशिश भी की थी। शायद उसकी निगाहें हिकमत को तलाश कर रही थी। उसने पूछ भी डाला, हिकमत भैया नहीं आए? नहीं, माफ कीजिएगा, मैं अकेला ही आया हूँ। आइए बैठिए। मौलवी साहब कहाँ हैं? अब्बा तो सख्त बीमार हैं, अस्पताल में दाखिल हो गए हैं, उसने रुंधी हुई आवाज में कहा और मुझे उसकी आंखों से बहने वाले आंसुओं का राज मालूम हो गया। मैंने चौंक कर पूछा, क्या बीमारी हुई है? नमूनिया हो गया है, डबल नमूनिया है, काफी तबीयत खराब है उनकी, वो सिसकती हुई बोली। फिर कहने लगी, बस रात को नमाज पढ़ा कर आए थे, खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर लेट गए, फिर तहज्जुद के लिए उठ गए। तहज्जुद पढ़ रहे थे कि कराहते हुए अंदर आए और मुझे जगा कर बोले कि उनके सीने में सख्त दर्द हो रहा है। रात को उस वक्त तो किसी से कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन फजर में जब नमाजी आए तो मैंने उन्हें अब्बा की तबीयत के बारे में बताया।
फिर वो बेचारे अब्बा की हालत देखकर उन्हें अस्पताल ले गए। कौन से अस्पताल में लेकर गए हैं? सरकारी अस्पताल है। यहाँ से वो काफी फासले पर जो पीली इमारत नजर आती है, अस्पताल ही की इमारत है। ओहो अच्छा, आप गई वहां? नहीं, उसने सहमी हुई आवाज में कहा। जाना चाहती हैं? हाँ। बुर्का ओढ़ती हैं आप? हाँ। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। उसने हिचकिचाकर मेरी सूरत देखी, देखती रही, फिर जल्दी से अंदर की जानिब चल पड़ी। फिर वो एक बुर्का ओढ़कर मेरे साथ आ गई। किसी बुर्का पोश खातून के साथ चलते हुए जिंदगी में पहली बार मुझे बहुत कुछ अजीब सा लगा। मैंने उससे कहा, हमें ये कैसे मालूम हो सकेगा कि वो कहाँ है? जनरल वार्ड में है, उसने जवाब दिया। कुछ देर के बाद हम अस्पताल पहुंच गए। फासला ज्यादा नहीं था। विसालुद्दीन बिस्तर पर दराज थे, तबीयत अब खासी बेहतर नजर आ रही थी, मगर वो बेहद कमजोर हो गए थे। मुझे एक निगाह में पहचान गए और फिर चौंक कर गौहर को देखा। गौहर, उन्होंने हैरत से कहा। अब्बा। गौहर उनके पैरों के पास बैठ गई और फिर उनके पैरों पर सर रख कर रोने लगी। अरे नहीं नहीं बेटा, क्या बात है? क्यों इतनी परेशान हो? क्या रफाकतुल्लाह ने बताया नहीं था तुम्हें कि अब मेरी तबीयत काफी ठीक है? अब्बा आपको क्या हो गया है? अरे कौन समझाए इस पगली को? अरे बेवकूफ, बीमारी तो जान की ज़कात होती है। ज़कात निकल गई और कुछ नहीं हुआ है। अब आपकी तबीयत कैसी है अब? वो बोली। तू देख ले बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी परेशान हो गई, क्यों आ गई यहाँ? पर बेटा तुझे नहीं आना चाहिए था, मैंने मना तो कर दिया था। खैर, खैर माफ करना मियाँ। नादिर तुम्हारा नाम है ना? जी मौलवी साहब। माफ करना, घर गए थे मैं तुम मेरे? जी हाँ। वो कहाँ है? हिकमत? हाँ, अपने गांव गया है। अच्छा अच्छा, वैसे भी उस बेचारे को क्या मालूम कि मेरी तबीयत इतनी खराब है। मगर मियाँ तुम कैसे यहाँ निकल आए? बस आपने हुक्म दिया था हाजिरी देने के लिए, हाजिर हो गया था। वहां गौहर साहिबा को रोते हुए पाया। इन्होंने मुझे आपकी कैफियत के बारे में बताया। हाँ, बस अचानक ही हमला हो गया था। सर्दी लग गई थी शायद, लेकिन अब अल्लाह का फजल है मैं ठीक हूँ। अलबत्ता यहाँ कुछ मसाइल दरपेश हैं। क्या? भाई सरकारी अस्पताल हैं, डॉक्टर साहिबान की यही क्या कम मेहरबानी है कि जिंदगी बचा ली। जो कुछ भी कर सकते थे किया, लेकिन ज़रा दवाएं वगैरह वक्त से मिलती हैं? सरकारी अस्पतालों में दवाएं होती नहीं, पर्चा लिख कर दे देते हैं कि बाहर से मंगवा लें। अब दो चार दफ़ा तो वार्ड बॉय वगैरह दवाएं ले आए, लेकिन उनकी आदत शायद तुम्हें मालूम हो। कैसी आदत? 100 रुपए का नोट दीजिए, अगर 80 रुपए की दवाएं आती हैं तो 20 रुपए वापस करना कसरे शान समझते हैं। और अगर ना दो तो फिर कहते हैं कि जी हम आपके नौकर तो नहीं हैं, दवाएं वगैरह लाने के लिए आप किसी को अपने साथ रखिए। ओहो! वाक़ई इसके लिए तो आपको बड़ी परेशानी होती होगी। नहीं, नहीं, अल्लाह गुज़ारा कर रहा है। देख लो, ठीक कर दिया, उसी माबूद करीम ने। कब तक यहाँ क़याम करेंगे? यही तो मुश्किल है। डॉक्टर कहते हैं अभी यहाँ रहना होगा। तो अगर गौहर साहिबा यहाँ रहें तो क्या हर्ज है? हर्ज तो कोई नहीं है, मरीज़ों के साथ लोग रहते हैं, लेकिन ज़रा अच्छा नहीं लगता। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके साथ रह सकता हूँ। तुम? हाँ। नहीं बेटे, कहाँ तकलीफ करोगे मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कम से कम हमदर्दी के ये अल्फाज कह दिए। जी नहीं, मैंने हमदर्दी के लिए ये अल्फाज नहीं कहे, बल्कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। वैसे भी गौहर साहिबा वहाँ, मेरा मतलब है मस्जिद के हुजरे में अकेली हैं। आप चाहें तो मैं उनके लिए भी कोई बंदोबस्त कर सकता हूँ। क्या बंदोबस्त? कुछ ना कुछ हो जाएगा। नहीं बेटे, ये मुनासिब नहीं होगा। नहीं, मैं कुछ इंतजाम कर दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। वैसे आपको कितने दिन यहाँ रहना होगा? डॉक्टरों ही से पता चल सकेगा। मैं मालूम करता हूँ, मैंने कहा और वहां से उठकर चला गया। फिर मैंने काफी फ्रूट फल वगैरह खरीदे। डॉक्टरों से मालूमात की तो डॉक्टर ने कहा कि कम से कम 1 से 1.5 हफ्ते तक यहाँ कयाम करना होगा, क्योंकि दोबारा भी अटैक हो सकता है। अब भी तबीयत दुरुस्त नहीं है। दवाएं दी जा रही हैं। मैंने कहा, डॉक्टर साहब दवाइयों का नया पर्चा आप मुझे दे दीजिए। यूं लगता है कि मरीज इंजेक्शन वगैरह मंगवा नहीं सकता। अब देखो ना, अस्पताल में जो दवाएं होती हैं वो तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बहुत सी दवाएं अस्पताल में दस्तयाब नहीं होती, उन्हें तो बाहर से मंगवाना पड़ता है। ये साहब कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं। नहीं डॉक्टर साहब, आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत करें, मुझे पर्चा दे दें। 16 इंजेक्शनों का एक कोर्स करवाना होगा। इंजेक्शन ज़रा महंगे हैं। आप मुझे दे दीजिए पर्चा। ठीक है। डॉक्टर साहब ने पर्चा लिख कर मुझे दे दिया और थोड़ी देर के बाद मैंने उन्हें वो इंजेक्शन भी खरीद कर दे दिए। फिर वापस उनके पास पहुंच गया। ये तमाम चीज़ें मैंने उनके सामने ले जाकर रखी तो विसालुद्दीन साहब शर्मिंदगी से बोले, अब ये करोगे मियाँ?
देखिए विसाल उद्दीन साहब, ये मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप ही लोग तो दर्स देते हैं कि इंसानियत का रिश्ता इसी कायनात में सबसे बड़ा रिश्ता होता है, और फिर आप खुद ही इससे गुरेज करते हैं। नहीं, ये बात नहीं है, बस कुछ अच्छा नहीं लगता। जिन बातों की हिदायत अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है, उनके बारे में ये सोचना कि अच्छा नहीं लगता, मैं समझता हूँ विसालुद्दीन साहब कम अज़ कम आपकी शख्सियत के मुताबिक नहीं है। पहले आदमी हो जिसने मेरी ज़बान बंद कर दी है। अच्छा देखिए विसालुद्दीन साहब, इलाज क्योंकि आपका यहाँ हो रहा है, चुनाचे यहीं से होता रहे, क्योंकि आपको इससे फ़ायदा है। डॉक्टरों को इंजेक्शन, दवाएं वगैरह खरीद कर मैंने दे दी हैं, उनका भी अब कोई मसला नहीं है। जहाँ तक रहा गोहिर साहबा का मामला, तो मैं इन्हें अपने साथ भी ले जाने की दरख्वास्त कर सकता था, लेकिन जाहिर है आप इसकी इजाज़त ना देते, और ये अच्छा भी ना लगता। मेरी एक खाला हैं, खाला रुकैया है उनका नाम, मैं उन्हें गोहर साहिबा के पास ले आता हूँ। खुदा के लिए आप ये ना सोचिए कि मैं इतनी ज्यादा तगोदो क्यों कर रहा हूँ। बात वहीं पे आ जाती है। इस वक्त मैं आपकी ज़रूरत हूँ, ये छोटे छोटे मसाइल आपकी ज़रूरत हैं। अगर मैं इन ज़रूरतों को पूरा कर सकता हूँ तो कम से कम मुझे इसका मौका दीजिए। विसालुद्दीन साहब हैरत से मुझे देखते रहे, फिर उन्होंने कहा, ठीक है मियाँ, जो दिल चाहे करो। ये सब भी अल्लाह ताला की तरफ से है। उसका हुक्म है तो भला मैं उस हुक्म से गर्दन कैसे उठा सकता हूँ। आप यहाँ रहेंगी गोहर साहिबा? जैसा अब्बा कहें, उसने जवाब दिया। नहीं बेटा, तुम चली जाओ, घर में रहो। वैसे अल्लाह ताला का फजल है, तुम्हारी कोई खास जरूरत नहीं है, रौनक की जगह है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। और बेटे, अगर तुम अपनी खाला को वाकई कुछ दिन के लिए यहाँ भेज दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अब जो कुछ तुम मेरे लिए कर रहे हो, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि खुद माजूर हो गया हूँ। आर्जी तौर पर ही सही, जब इंसान बेबसी का शिकार हो जाता है तो फिर वो हर सहारा तलाश करता है। अगर तुम ये सहारा देने पर तुल गए हो तो तुम्हारी मेहरबानी, बस तुम्हारा शुक्रिया, मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर चलिए गौहर साहिबा, मैं आपको घर पहुंचा दूं, और उसके बाद खाला रुकैया यहाँ पहुंच जाएंगी। और विसालुद्दीन साहब, आप इत्मीनान रखिए, जो कुछ आपके जहन में आए उसे नज़रअंदाज कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला मेरी ज़ात से आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। विसालुद्दीन साहब ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा। फिर मैं गोहर को लेकर वापस चल पड़ा। ये फासला तय किया, मेरा गोहरे मकसूद वही थी, लेकिन जिन हालात में वो उस वक़्त थी, उसमें मैं उसे जी भर कर देख भी नहीं सकता था। उसे उसके घर में पहुंचाने के बाद मैंने तसल्लियां दी और फिर वहां से वापस चल पड़ा। एक टैक्सी ली और घर पहुंच गया। खाला रुकैया को सारी सूरत हाल बताई और उनसे दरखास्त की कि अगर वो कुछ दिन के लिए वहां रह सकें तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात है बेटे, किसी के काम आना तो इंसानियत का फर्ज है। मैं चलती हूँ। उन्होंने अपने चंद जोड़ी कपड़े लिए और फिर कहने लगी, मगर घर की देखभाल कौन करेगा? ताला लगा देंगे खाला रुकैया, और फिर मैं तो होऊंगा ही। घूम फिर कर यहीं वापस आऊंगा, जिस तरह आपके आने से पहले गुजारा करता रहा था। चंद रोज के लिए गुजारा कर लूंगा, फिर तो आप वापस आ ही जाएंगी। कौन सा किसी के यहाँ जिंदगी गुजारना होती है। हाँ ठीक है। खाला रुकैया को लेकर जब मैं वहां पहुंचा तो गौहर हमारा इंतजार कर रही थी। मैंने खाला रुकैया को उससे मिलवाया तो वो बहुत अच्छी तरह उससे पेश आई। मैंने गौहर से कहा, गौहर साहिबा, आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, आपके अब्बू ठीक होकर घर वापस पहुंचेंगे। मैं उनकी पूरी पूरी देखभाल करूंगा। गौहर ने मेरी जानिब देखा और न जाने क्यों मैं उसकी आंखों में खो कर रह गया। उन आंखों में एक अजीब सी कैफियत थी, जिसे अल्फाज का रूप देना मेरे लिए किसी तौर मुमकिन नहीं था। बस इतना कह सकता हूँ कि उसमें सिर्फ एहसान मंदी के जज्बात नहीं थे, बल्कि कुछ और भी था। फिर मुझे एक मशगला हाथ आ गया। ज्यादातर विसालुद्दीन साहब के पास रहता था या फिर इधर आ जाता था। घर में कभी कभी खबर ले लिया करता था। जहां मैंने ताला लगा दिया था, हिकमत मुझसे ये बात कहकर नहीं गया था कि कब तक उसकी वापसी होगी, लेकिन बहरहाल अपने गांव गया था, कुछ वक्त वहां लगना ही था। इस तरह मौलवी विसालुद्दीन साहब के घर मेरा बाकायदगी से आना जाना शुरू हो गया। दूसरे मामलात भी संभाल लिए गए थे। बेचारे मजबूर लोग थे, कोई जरिया आमदन नहीं था, चुनाचे एहसानात कबूल कर लिया करते थे। इस दौरान एक और साहब उस मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए आ गए थे। पड़ोसियों ही ने उन्हें वहां मुतय्यन कर दिया था। यूं खासी अजीब सी कैफियत पैदा हो गई थी। मौलवी साहब को मजीद 10 दिन वहां लगे और उसके बाद वो अस्पताल से रुखसत होकर घर वापस आ गए। मेरे बेहद एहसानमंद थे और बहुत ही शर्मिंदगी का इजहार करते थे। खाला रुकैया से भी वो बड़े खलूस से मिला करते थे और कहने लगे, इंसान के दिल में अगर इंसान की इतनी कदर ना हो और इंसान अगर इंसान के बेलौस काम ना आए तो खुदावंद आलम इस जमीन को लपेट कर रख दे, फिर उसे अपने नाफरमान बंदों की जरूरत ना रहे।
बहरहाल शुक्रिया कहकर तुम्हारी इस मोहब्बत को मलिया मेट नहीं करना चाहता, बस यही कह सकता हूं कि अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। फिर खाला रुकैया को मैं वहां से लेकर आ गया। 2-3 दिन के बाद हिकमत भी वापस पहुंच गया था। बहुत खुश था। घर आने के बाद उसने मुझसे बहुत सी बातें की। अब तक उसे ये नहीं मालूम था कि इस दौरान हम लोग क्या कुछ कर चुके हैं। यार बहुत दिन लग गए मुझे वहां, तुम लोगों ने महसूस तो किया होगा। बहुत ज्यादा।